हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं अपने फिजिक्स का कोर फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि यूनिट्स एंड डायमेंशन, है ना। आपके सामने लेक्चर्स आ चुके होंगे। यूनिट्स मेजरमेंट भी इसको बोला जाता है, यूनिट्स डायमेंशन एनालिसिस एंड एरर एनालिसिस भी इसको बोला जाता है। कई नाम है इसके, लेकिन भैया जो काम है वो एक ही है, आपको नंबर दिलवाने का। ठीक, आज हम करने वाले हैं डीपीपी सॉल्व। इस लेक्चर की पहली डीपीपी आपके सामने आएगी। बहुत बेसिक डीपीपी है क्योंकि पहली डीपीपी है, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। और आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जैसे हमने वेक्टर्स के इतने सारे क्वेश्चन किए थे वैसे ही हम यूनिट्स एंड डायमेंशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। एकदम भर देंगे गले तक भैया, इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि पेट भर गया है, बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए, जो डीपीपी पहली आपके सामने आई होगी उसका सोल्यूशन आज आप देखने वाले हैं। चलो भैया, चलिए। नीट का जो कोर्स मॉड्यूल है आपको पता है, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिलेंगे। उसके बाद उसकी डीपीपी आपको मिलेगी जो आपको magnetbrains.com वेबसाइट से जाकर क्या करना है, डाउनलोड करना है। बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर लेक्चर और डीपीपी आपको दिख जाएंगी। फिर आपको अगर वो क्वेश्चंस बन जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसका डीपीपी का वीडियो सोल्यूशन भी आपके सामने आएगा। चैप्टर वाइज MCQs आपको कराए जाएंगे, PYQs आपको कराए जाएंगे। वीकली एक लाइव सेशन भी होगा, मतलब वीकली हम आपसे इंटरेक्ट भी करते रहेंगे, आपसे पूछते भी रहेंगे। और साथ ही साथ चैप्टर वाइज आपको क्या कराए जाएंगे भैया, क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऊपर से क्या होगा, ऊपर से ये होगा कि जब जैसे जैसे आपका एग्जाम अप्रोच होने लगेगा, वन शॉट रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। फिर टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी और ये देखा जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक सही चल रही है या नहीं। चलो नेक्स्ट डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का डीपीपी का पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ गया है। क्या क्वेश्चन है देखिए। अ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड from the formula pi by 3a square minus b square h, where h, a and b are all length. The quantity being calculated is। अब आप देखिए h है, a है और b है, ये सब क्या है भाई, लेंथ है। तो सबके डायमेंशन l होंगे। हाँ सर, सबके डायमेंशन l होने वाले हैं। अच्छा, अगर हम बात करें डायमेंशन के रूप में तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसको छोड़ो, अभी हटाओ, कांस्टेंट को हटा दो। a स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, a स्क्वायर का डायमेंशन होगा l का स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वांटिटी में से ये सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसका डायमेंशन भी सेम होने वाला है, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, l स्क्वायर। ठीक है ना, ओके। और बाहर क्या है, h का डायमेंशन क्या है, l है। अब आप खुद समझो, अब आप खुद समझ जाओ कि यहाँ पर जो क्वांटिटी आने वाली है उसका डायमेंशन होने वाला है l स्क्वायर, उसमें आप l मल्टीप्लाई करोगे तो l का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर, तो एक्चुअल में जो फिजिकल क्वांटिटी निकल कर आने वाली है उसका जो डायमेंशन होगा वो l का क्यूब होने वाला है, यानी कि वो जो क्वांटिटी होगी वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, देख कर ही बन जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की जो SI यूनिट होती है, पावर की जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट, है ना। और वॉट क्या होता है, वॉट होता है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। अच्छा, जूल क्या होता है, जूल होता है सर न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, ओके, किसी भी तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो मतलब कुल मिलाकर हमको यहाँ पर देखना है कि पावर की यूनिट क्या होगी। भैया अगर पावर की यूनिट वॉट है तो किलो वॉट भी तो होगी ना, बिल्कुल, किलो वॉट भी क्या होगी, पावर की ही यूनिट होने वाली। चलो, तो आंसर क्या हो गया, किलो वॉट। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी की यूनिट क्या होगी, एनर्जी की यूनिट जरा देखते हैं। जूल पर सेकंड होगी क्या, जूल पर सेकंड होगी क्या, नहीं। जूल पर सेकंड किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है, एनर्जी पर यूनिट टाइम की। चलो, वॉट डे, वॉट डे क्या होता है, आइए जरा वॉट डे के बारे में समझते हैं। वॉट डे इज जूल पर सेकंड। ठीक, और एक दिन में कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। ठीक है, एक घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अरे मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, मैंने ये बोला आप वॉट को लिख सकते हो जूल पर सेकंड, डे को कैसे लिख सकते हो, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 3600 सेकंड, तो टोटल कितने सेकंड हो गए दिन में, इतने सेकंड हो गए, है ना। चलो, वेरी गुड। तो आप देखोगे सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो 24 इंटू 3600 जूल आ गई यूनिट वॉट डे की, है ना। तो जूल जो है वो यूनिट किसकी है, एनर्जी की है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉट डे। किलो वॉट भी नहीं हो सकती है, जूल पर सेकंड वॉट भी नहीं हो सकती है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो आंसर क्या हो गया, वॉट डे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन दी SI सिस्टम द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, बता चुका हूं मैं आपको, केल्विन।
ऐसा यूनिट में हम बोलेंगे टेम्परेचर की यूनिट क्या है, केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की यूनिट कौन नहीं है, तो देखो किलोवाट आर ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। किलोवाट आर को आप किलो जूल पर सेकंड लिख सकते हो, एक आर को आप 3600 सेकंड लिख सकते हो। क्या एक आर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड काट दिया तो यूनिट किस में आ गई भैया, किलो जूल में आ गई। मतलब आप बोल सकते हो कि 1 किलोवाट आर में 3600 किलो जूल होते हैं, 3600 किलो जूल होते हैं। अरे हाँ कि ना, हाँ 3600 किलो जूल होते हैं। तो मतलब ये तो यूनिट की एनर्जी है, मतलब एनर्जी की यूनिट है, ये तो एनर्जी की यूनिट है। ओके, आगे न्यूटन मीटर की अगर हम बात करें तो न्यूटन मीटर को आप क्या लिखते हो, जूल ही तो लिखते हो। न्यूटन मीटर और क्या होता है, जूल ही तो होता है। मतलब ये भी एनर्जी की यूनिट है, ये भी एनर्जी की यूनिट है, ठीक। वेबर पर एम्पियर यूनिट हमारी एनर्जी की यूनिट नहीं होगी, ठीक है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये वेबर पर एम्पियर जो है ये हमारी एनर्जी की यूनिट नहीं होगी। अभी आपने पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, आगे जाके इसको पढ़ लोगे, टेंशन मत लो। तो ये एनर्जी की यूनिट नहीं, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, किसकी है आगे जाके आपको पता चल जाएगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट, एमकेएस यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में सर थोड़ा सा बताइए ना हमें। देखो आगे जाके आप पढ़ोगे कि शियर स्ट्रेस, जब आप फ्लूइड पढ़ोगे तो शियर स्ट्रेस आप पढ़ोगे म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई या डी वी बाई डी वाई, इस तरीके से आप कुछ पढ़ोगे, आगे जाके पढ़ोगे, टेंशन मत लो, है ना। ये क्या है, शियर स्ट्रेस है, ये क्या है, वेलोसिटी है, लिख देता हूँ मैं, ये है शियर स्ट्रेस, ये है शियर स्ट्रेस, ये है वेलोसिटी, या मैं बोल दूँ इसको आप वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हो, इसको आप वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। आपसे म्यू की क्या पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है, या क्या पूछ रहा है भाई, हाँ यूनिट पूछ रहा है म्यू की। क्या करो भैया, स्ट्रेस है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू। इसकी क्या होगी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, इसको आप वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हो। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, मीटर, तो ये मीटर से मीटर कट गया। अब ये सेकंड घूमकर इधर चल जाएगा तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो, पास्कल सेकंड भी बोल सकते हो, पास्कल सेकंड, ठीक। अच्छा पास्कल सेकंड है, लेकिन यहां पर कोई यूनिट मैच कर रही है क्या उससे, नहीं कर रही है, तो उसको थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। तो म्यू इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकंड लिखा है मैंने, तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, ये कट गया इससे, तो आया क्या, केजी मीटर पर सेकेंड, क्या आया, केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, केजी मीटर पर सेकेंड का, हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन को जो मैंने क्या लिखा है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा नीचे भी तो मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर नीचे भी है, तो ये कट गया इससे। तो अब बताइए क्या आएगा, केजी मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1, केजी मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1, ठीक है। ओके, यूनिट याद रखिएगा, पास्कल सेकेंड। डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, दिस इज डायनामिक विस्कोसिटी, दिस इज डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द MLT-1 आर द डायमेंशंस ऑफ, बहुत आसान है। LT-1 किसका होता है, LT-1 डायमेंशन किसका होता है, वेलोसिटी का होता है। M किसका होता है, मास का होता है, M किसका होता है, मास का होता है, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या बनती है, मोमेंटम बनती है। मास इंटू वेलोसिटी क्या बनती है भाई, मोमेंटम बनती है। मुंह मांगी कीमत, मोमेंटम, समझे कि नहीं, हाँ सर समझ गए, आंसर क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, समझ रहे हो। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, क्योंकि पहली डीपीपी है। अभी कंसेप्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, टेंशन नको। अब क्या है भाई क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशंस ऑफ लेंथ। फर्मी जो है वो डायमेंशन है भाई लेंथ की, आपको बताया है मैंने, लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, 10⁻⁻15
है ना। ये फर्मी लेवल, फर्मी लेवल तक अगर आप जाओगे 10⁻⁻15 पावर तक पहुंच जाते हो। माइक्रोन 10⁻⁻6 तक पहुंच जाते हो। एंगस्ट्रॉम 10⁻10 तक पहुंच जाते हो। तो ये तीनों क्या है, लेंथ की डायमेंशंस है। वो पूछ रहा है कि कौन सी लेंथ की डायमेंशन नहीं है, तो बचा आंसर रेडियन। ठीक है ना, आंसर क्या होगा आपका, रेडियन। ये तीनों है लेंथ की क्या, अपनी तीनों लेंथ की डायमेंशन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। तो पहले ये होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो एम आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी लिख सकते हो उसको, यानी कि एम आर वी साइन थीटा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब देखो, मास का डायमेंशन m, r है रेडियस यानी कि लेंथ, तो इसका डायमेंशन l, और v का डायमेंशन आपको LT-1 पता ही है। चलो तो मैं लिखता हूं m, अरे यार छोटा नहीं बड़ा, तो l का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं, कैपिटल M, r की जगह l, v की जगह LT-1, तो कितना हो जाएगा, ml² T-1 हो जाएगा। हाँ सर, तो आप लिख सकते हो l का डायमेंशन आएगा ml² T-1, और इसको डाल दो किसमें, ऐसे ब्रैकेट में। देखो भाई ml² T-1 है क्या, बिल्कुल है सर। क्लियर, बहुत क्लियर सर, बहुत क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are two physical quantities having different dimension, then which of the following operation is dimensionally correct? डायमेंशनली कौन सा ऑपरेशन करेक्ट हो सकता है अगर दो, ये ए और बी क्या है, टू फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन अलग अलग हैं, सेम डायमेंशंस नहीं है। तो देखो, आपने पढ़ा था जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में ये बात बोली गई थी कि आपके इक्वेशन में जो LHS है ना, LHS में जितनी टर्म्स है उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, और RHS में जितनी टर्म्स है उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। यानी कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ही, सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटीज को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। याद नहीं है आपको, है ना, ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशंस, only quantities of same dimensions can be added or subtracted, can be added or subtracted, can be added or subtracted। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। ये क्या था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल है ना, उल्टा लिख दिया क्या ये मैंने, प्रिंसिपल की स्पेलिंग PLE होगी क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ओके। क्या यहां पर कहीं भी आपसे डिवीजन की बात हुई, मल्टीप्लिकेशन की बात हुई? क्या आपसे यहां कहीं भी बोला गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में? नहीं सर, नहीं बोला गया है, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। लेकिन सर ये क्यों नहीं हो सकता ऑप्शन, ये क्यों नहीं हो सकता सर, ये क्यों नहीं हो सकता? चलो ये तो मान लिया हमने कि नहीं हो सकता, क्योंकि डायमेंशन दोनों ही क्वांटिटीज के अलग अलग है, तो एडिशन नहीं हो पाएगा। बट ये क्यों नहीं हो सकता और ये क्यों नहीं हो सकता? देखो, जब भी आप लॉगरिथमिक टर्म के अंदर, लॉग के अंदर कोई वैल्यू रखते हो, तो आपने देखा होगा लॉग के अंदर हमेशा क्या आता है, log 2, log 10, log 5, ऐसी वैल्यूज देखी होगी ना। तो लॉग के साथ जो अंदर होता है वो हमेशा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये चीज आप याद रखिएगा भाई, लॉग के साथ अंदर यहाँ पे जो चीज होती है वो डायमेंशन लेस होती है। क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है क्वांटिटी। ठीक, तो यहां पर देखिए आप, जब आपने a बाय बी किया, तो कोई ना कोई डायमेंशन तो आ जाएगा। a बाय बी का ए का डायमेंशन अलग है, बी का डायमेंशन अलग है, तो जब आप इनका रेशियो लोगे तो कोई ना कोई डायमेंशन तो बच जाएगा ना ब्रैकेट के अंदर। तो लॉग के साथ कभी भी कोई डायमेंशन वाली वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। और यहाँ पर भी सेम वही बात है कि e के साथ आपने क्या देखा होगा, e के साथ आपने पावर देखी होगी, e की पावर 2, e की पावर 5, e की पावर 6। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि e के साथ जो ऊपर पावर होती है ये भी क्या होती है भाई, डायमेंशन लेस होती है। ये भी क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो यहां भी आप a बाय बी नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेंडर वॉल्स गैस इक्वेशन इज P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट A एज गिवन अबव आर। आपको A का क्या करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है। अब आप छोड़ो सारी दुनिया जहान की बात छोड़ दो, पूरी इक्वेशन को देखने की जरूरत नहीं है। P के साथ एडिशन हुआ है A बाई वी स्क्वायर का, ये बात तो पक्की है। P के साथ, प्रेशर के साथ एडिशन हुआ है A बाई वी स्क्वायर का, ये बात तो पक्की है। हाँ सर, मतलब डायमेंशन ऑफ P शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ A बाय वी स्क्वायर। भाई ये एक टर्म है, ये पूरी टर्म है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक A अलग टर्म हो जाएगी, वी स्क्वायर अलग टर्म हो जाएगी ना। P अलग टर्म है, A बाय वी स्क्वायर अलग टर्म है, ठीक। जिसमें V क्या है, जिसमें V है वॉल्यूम। इसमें V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए P क्या है, P इज दी प्रेशर। P क्या है, प्रेशर है। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशन आपको पता है सर? बिल्कुल पता है। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है सर MLT माइनस 2 और एरिया का होता है सर L स्क्वायर। एरिया का होता है सर L स्क्वायर। तो L स्क्वायर घुमाकर ऊपर ले जाओ तो L की पावर माइनस 2 हो जाएगा। L की पावर माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ML माइनस 1 T माइनस 2। देखो ना, ML है, L स्क्वायर घूमकर ऊपर जाएगा तो L की पावर माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा। ML माइनस 1 T माइनस 2, ये लो भाई, ML माइनस 1 T माइनस 2, ये किसका आ गया, प्रेशर का डायमेंशन आ गया। आओ, ML माइनस 1 T माइनस 2 T माइनस 2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर। अब A का डायमेंशन तो नहीं पता, लेकिन हाँ डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर यानी कि वॉल्यूम का स्क्वायर। तो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L क्यूब, इसका भी आप क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो हो जाएगा ML माइनस 1, ये आएगा 3 टू ज़ा 6, तो L की पावर 6 T माइनस 2 इज इक्वल टू A, यानी कि डायमेंशन आ गए ML की पावर 5, ML की पावर 5 T माइनस 2, ये आ गया डायमेंशन आपका किसका, A का। देखो ऑप्शन है क्या, ML की पावर 5 T माइनस 2। क्लियर? तो ऐसे करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज आपको। नेक्स्ट, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, लो भाई, y इज इक्वल टू A साइन AT माइनस BX प्लस C। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। y इज इक्वल टू A साइन, छोटा a है, y इज इक्वल टू A साइन कैपिटल AT माइनस BX प्लस C, ठीक है ना। वेयर A B C आर कॉन्स्टेंट्स, द डायमेंशंस ऑफ A B C आर, द डायमेंशंस ऑफ A B and C आर। आओ, हमको पता है कि A साइन जैसे अगर कुछ लिखा हो, साइन के अंदर जो भी चीज होती है, ये चीज क्या होनी चाहिए भाई, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ये चीज क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस। क्यों सर? अरे भाई ये जो वैल्यू है डायमेंशन लेस ही तो होगी। साइन 90, साइन 30, साइन 65, साइन 60, साइन 40, साइन 45, साइन 120, साइन 210, साइन 360, ये सारी की सारी वैल्यू जब आप साइन के साथ लिखते हो तो ब्रैकेट के अंदर तो क्या आता है, एंगल आता है। एंगल क्या है, डायमेंशन लेस होता है। अरे यार एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। क्लियर है? पक्का? हाँ सर पक्का। तो मुझे समझ में आ गई बात कि इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, मतलब AT एक टर्म है, AT, एक टर्म है BX और एक टर्म है C। तो ये तीनों टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, और मुझे पता है कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आएगी उसका डायमेंशन नहीं होगा। मतलब AT का भी कोई डायमेंशन नहीं है, BX का भी कोई डायमेंशन नहीं है और C का भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डायमेंशन ऑफ C, डायमेंशन ऑफ, या ऐसे लिखता हूं, डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BX इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ C। ठीक है, डायमेंशन ऑफ C कितना है, डायमेंशन ऑफ C कितना होगा मुझे बताओ। तो एक कांस्टेंट वैल्यू अलग ही दिख रही है ना। T क्या है यहाँ पर, टाइम है भाई, बता दूं मैं आपको पहले ही, T जो है वो टाइम है। ओके सर, C जो है वो कांस्टेंट है, X जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, X जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, इतना तो आपको पता ही होगा। X क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, T क्या है, टाइम है।
चलिए तो डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन ऑफ सी क्या होगा, सी के साथ तो ना टी लगा है ना एक्स लगा है, तो हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ सी इज नथिंग बट m0 l0 t0। ठीक, अच्छा अगर डायमेंशन ऑफ सी ये है तो फिर डायमेंशन ऑफ बी एक्स भी यही होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ बी एक्स भी बराबर होने चाहिए किसके, m0 l0 t0 के। लेकिन बात यह है कि यहाँ b के साथ x जोड़ा हुआ है और x डिस्प्लेसमेंट है जिसका खुद का एक डायमेंशन होगा क्या, l। आइए आगे बढ़ते हैं, तो मैं लिखूंगा b इंटू l इज इक्वल्स टू m0 l0 t0, m0 l0 t0। l घूमकर नीचे आएगा, नीचे से ऊपर चल जाएगा, तो l की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ b कितना आ गया, डायमेंशन ऑफ b कितना आ गया, m0 l की पावर -1 t0, m0 l की पावर -1 t0। ठीक है, तो यहाँ पर आपने किसके किसके डायमेंशन निकाल लिए, c का निकाल लिया है ना, c का निकाल लिया, b का निकाल लिया। चेक कर ले जरा, c का डायमेंशन m0 l0 t0, ठीक है, और डायमेंशन ऑफ b कितना है, l-1, तो आंसर क्या हो गया, b। ठीक है, आंसर क्या हो गया, b हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, डायमेंशन ऑफ a निकाल लोगे आप कि नहीं निकाल पाओगे, कहाँ गया, डायमेंशन ऑफ a भी तो निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ a t किसके बराबर होगा, m0 l0 t0 के बराबर। समझे कि नहीं समझे, देखो ना ये चीज लिखी ना मैंने, डायमेंशन ऑफ a t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। ठीक है, तो a t अगर आप देखो, t क्या है, टाइम है, तो आपने टाइम यहाँ पर लिखा, ये हो गया m0 l0 t0। अब t इधर घूम कर जाएगा तो डायमेंशन ऑफ a किसके बराबर हो जाएगा, m0 l0 t की पावर -1। ठीक है ना, तो देखो आप t की पावर -1 आ रहा है डायमेंशन ऑफ a। क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्वांटिटीज होज डायमेंशंस आर नॉट सेम कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, या सीधी बात है, कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, डिवाइडेड, एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन द सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस, इनमें से कौन सी क्वांटिटी यूनिटलेस है, यूनिटलेस है। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ यानी कि मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/सेकेंड, तो इसकी तो यूनिट है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट इज प्रेशर पर यूनिट लेंथ यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू मीटर, तो कितना आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, मतलब इसकी भी क्या है भाई, डायमेंशंस है। डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ। अब आप डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ में नापते हो यानी कि मीटर में, और लेंथ को भी आप मीटर में, तो मीटर से मीटर चला गया, तो कोई यूनिट ही नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, है ना। फोर्स ग्रेडियंट, क्या, फोर्स ग्रेडियंट, कौन सा ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट। अब जो ये फोर्स ग्रेडियंट है ये क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। फोर्स हम ये कर क्यों रहे हैं, जब आंसर हमारा आ गया, तो फिर भी चेक करने के लिए, समझने के लिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि न्यूटन पर यूनिट लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, तो इसकी भी क्या है भाई, यूनिट है, इसकी भी यूनिट है, इसकी भी यूनिट है, इसकी यूनिट नहीं होगी। ठीक है, ओके सर, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको इनकरेक्ट बताना है क्या होगा। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, a dimensionally incorrect equation may be correct और dimensionally incorrect equation is incorrect। नहीं समझ में आया, a dimensionally correct equation may be correct, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। a dimensionally correct equation may be incorrect। अच्छा, कोई dimensionally correct equation क्या सही में करेक्ट हो सकती है, क्या सही में इनकरेक्ट हो सकती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। आप इसके डायमेंशन चेक करो कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, आप चेक करोगे आ जाएगी, है ना। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 480 स्क्वायर, आप इसके डायमेंशनली, ये डायमेंशनली स्टेबल है कि नहीं ये चेक करो, ये भी डायमेंशनली स्टेबल हो जाएगी। बट एक्चुअल में जो फिजिकली पॉसिबल इक्वेशन है वो कौन सी है, ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पर बोला है अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट हो सकता है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है ना, हो सकता है कि वो करेक्ट हो
हो सकता है इनकरेक्ट भी हो सकता है इनकरेक्ट भी हो। तो इसका जो प्रॉपर आंसर होगा मेरे ख्याल से ए और बी दोनों हो सकते हैं। देखो ना, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, इनकरेक्ट भी हो सकती है, करेक्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, ये कभी नहीं होगा। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज इनकरेक्ट, हाँ ये भी बात सही है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई है तो वो इक्वेशन इनकरेक्ट ही है। ये बात बिल्कुल सही है ना। अरे हाँ कि ना, हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है। तो ये लो भाई, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट साइन मार दिया। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। आंसर क्या हो गया आपका, C1, है ना। इनकरेक्ट पूछा था तो हमने इनकरेक्ट बता दिया। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तीसरा क्या है, गलत है। बहुत बढ़िया, आगे। A unitless quantity. A unitless quantity does not exist, always has a non-zero dimension, never has a non-zero dimension, may have a non-zero dimension. Always has a non-zero dimension, never has a non-zero dimension, may have a non-zero dimension. इसका क्या मतलब है, समझते हैं। एक क्वांटिटी है जो यूनिटलेस है, जैसे बात करें हम किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, है ना। एक क्वांटिटी है C/B, ये क्या है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस है ना। यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस है, बस जरूरी नहीं कि अगर डायमेंशनलेस हो तो यूनिटलेस भी हो। फिर से रिपीट करता हूं, जैसे अगर आप बात करो एंगल की, थीटा की, तो थीटा की यूनिट होती है, थीटा की यूनिट होती है रेडियन, है ना। ये क्या है, यूनिट है। बट अगर आप डायमेंशन की बात करो तो इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस। तो जरूरी नहीं है कि अगर डायमेंशन लेस हो, अगर डायमेंशन लेस हो तो यूनिट लेस भी हो। देखो आप यहाँ पर थीटा डायमेंशन लेस है बट उसकी यूनिट होती है, लेकिन अगर यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस होगी, ये बात पक्की है, ठीक है ना। वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्या पूछ रहा है, यूनिट लेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है भाई, एग्जिस्ट करती है, कैसी बात कर रहे हैं आप। ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, ये बिल्कुल सही है। कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होंगे उसके, हमेशा जीरो डायमेंशन होंगे। ये देखो, अगर यूनिट है, यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस है क्वांटिटी, अगर यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस है क्वांटिटी, लेकिन कन्वर्स सही नहीं है। यही बात समझ में, लिख देता हूं मैं इस चीज को ताकि आपको याद रहे कि यूनिट लेस क्वांटिटी, unitless quantity is always, a unitless quantity is always dimensionless, is always dimensionless, but a dimensionless quantity is not always unitless, but a dimensionless quantity is not always unitless। समझ गए, हाँ सर समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमारा आंसर आ गया है C, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The dimension of which quantity is different from the remaining three quantities? Elastic constant, pressure, stress, angular momentum per unit mass। देखो प्रेशर और स्ट्रेस की क्या है भैया, अच्छा डिफरेंट पूछ रहा है कि सेम पूछ रहा है। डायमेंशन ऑफ विच क्वांटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री क्वांटिटीज। तो भैया आप इलास्टिक कांस्टेंट भी हमने पढ़ा है, इसकी यूनिट भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो यहाँ पे पूछ रहा है डिफरेंट किसकी होगी, तो डिफरेंट होंगी एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास की, ठीक है। निकाल कर देखिएगा, सिखा चुका हूँ आपको यूनिट निकालना, डायमेंशन निकालना। नेक्स्ट, अरे बहुत बढ़िया, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं लेक्चर में। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय दिस द डायमेंशन ऑफ ए एंड डी। ए एंड डी, एक बार मैंने एग्जाम दिया था, मुझे याद है आज भी, ए और डी, ऐसा ए और डी ही लिखा था या बी लिखा था, मैंने बी को डी पढ़ लिया था और आंसर गलत कर दिया था। ध्यान से पढ़ना, ए और डी बोल रहा है भाई करने के लिए, बी मत पढ़ लेना नहीं तो गलत हो जाएगा। आ जाओ, तो ए का डायमेंशन क्या होगा, देखो डायमेंशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है,
डिस्प्लेसमेंट है तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। बात करते हैं अब जरा डी की। तो देखिए डी, तो डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब, डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, है ना। डी टी क्यूब देखो, डी को एज इट इज लिखा, ये टाइम है तो टाइम का क्यूब कर दिया भाई, टी का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स है तो डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है भाई, एल है। क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी का डायमेंशन क्या आ गया, एल टी माइनस 3। ठीक है ना, एल टी माइनस 3, तो आंसर आ गया बी। पक्का, हाँ सर पक्का। अरे भाई डी टी क्यूब था तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब डायमेंशन ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए। डायमेंशन ऑफ एक्स क्या है, एल है, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एल हो गया। तो यहाँ पर टी क्या था, टाइम था, तो टी का क्यूब नीचे चला गया, टी का क्यूब नीचे से ऊपर आया तो -3 हो गया, एल टी माइनस 3 आ गया, आंसर हो गया आपका बी। क्लियर बात है। चलिए भाई, तो ये पहली डीपीपी हो गई है आपकी। तो ये क्या है आपको पता है, ये मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आपको जाना है गूगल पर और टाइप करना है magnetbrains.com, तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर जाके आप उतना ही खुश हो जाएंगे जितना ये बच्चा खुश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना भी कंटेंट आपको अवेलेबल होता है चैनल पर, वो सब कुछ क्या कर दिया है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। जैसे आप इस वेबसाइट पर गए, आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप नीट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही नीट सुनो, एक बात तो सुन लो यार, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, लेकिन पहले आप इसको सुन लो फिर अपन उसकी बात कर लेंगे। ये मेरा पढ़ाया हुआ कोर्स है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने जो जो चीजें आपको पढ़ाई है सब लाइन बाय लाइन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज तरीके से आपको प्रोवाइड कर दी गई है। चाहे वो लेक्चर हो, लेक्चर से जुड़े डीपीपी हो, डीपीपी का सोल्यूशन हो। आपने जैसे ही इस लेक्चर पे क्लिक किया तो देखो मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊंगा, ये देखो पढ़ाता हुआ दिख रहा हूं ना मैं आपको एंगल्स। चलिए भाई, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं शुरू में मुझे बोल देनी चाहिए थी, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए, जब आप कोई लेक्चर देखते ना तो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कान खोल के सुनो, इधर देखो सब, लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आस्क योर डाउट का एक लिंक मिलेगा। क्या बोला मैंने, आस्क योर डाउट का एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आपको ओपन करना है और लिंक में जाकर अपना डाउट स्क्रीनशॉट हो डाल देना है। लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड ही डाउट पूछेगा, ये मत पूछेगा कि सर पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, बैठते नहीं बन रहा है, काम नहीं करते बन रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसे डाउट मत पूछना। काम का डाउट पूछोगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट पूछोगे तो आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। प्लीज, बहुत अच्छा मौका है, आप भर भर के अपने डाउट पूछ सकते हो, सब्जेक्ट के सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। जाइए उस लिंक को खोलिए और अपने डाउट भेजना चालू करिए। चलिए, तो हमारी आइडियोलॉजी ये है कि कंप्लीटली फ्री एजुकेशन हम देने में बिलीव करते हैं। और फ्री का मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन बदले में हम भी थोड़ा सा प्यार आपसे चाहते थे कि पैसे की बात हम करते नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, लेकिन हाँ बदले में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट हम चाहते हैं। वो आप हमें कैसे दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। अच्छा, चैनल का नाम क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।